हाँ, जैसा वंदना ने बताया कि इन्होंने प्रेमानंद महाराज जी आए थे और होम्योपैथिक कैंप में भी आप लोगों ने उसका लाभ उठाया। मैं आप जो एनएसएस शिविर है, जो एनएसएस है, इसका जो मेन मकसद है वो मैं आपको बता दूं, शायद आपको पहले भी बताया होगा। इसका मतलब होता है नॉट मी बट यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, बहुत सही। ये हम जब आते हैं ना, हम जब परिवार में रहते हैं तो हमें 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं कि पहले तो है आपका परिवार, यानी कि आपके परिवार में आपकी मम्मी, आपके भाई, आपके पापा, चाचा ताऊ जो भी हैं, ये आपके लिए सर्वोपरि है। ठीक है, उसके बाद आता है व्यापार, यानी कि पहला परिवार, दूसरा व्यापार, यानी कि हमें बिजनेस भी करना है। कल को कोई जॉब करेंगे तभी हमें घर पे रोटी आएगी, कभी तो हम कमा पाएंगे। और तीसरे नंबर पे आता है समाज। तो अब आप जो काम कर रहे हैं ये सामाजिक है। समाज की आप हम एक समाज में बैठे हैं और समाज में कई तरीके के लोग, कई तरीके के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। तो हमें किस तरीके से कंधे से कंधा मिला के अपने समाज को और अपने प्रांत को, अपने देश को कैसे ऊपर उठाना है, यही एनएसएस का मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें त्याग, समर्पण, ये सब जो शब्द होते हैं ये इसकी परिभाषा व्याख्यान करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा बच्चों, और मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर जीएस सचदेवा, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह सचदेवा। मैं यहाँ पे आपके पशुपालन विभाग में एज ए उप निदेशक यहाँ पर तैनात हूँ। और सभी के घरों में मेरे ख्याल से पशु तो रखते ही हैं। ठीक है, अब आप लोग पशुपालन के विषय में क्या क्या लगभग जानते हैं? कोई चारा वारा देता होगा या वो मम्मी या पापा ही करते होंगे सब काम? अच्छी बात है। लेकिन हमें भी देखिए, हम अपना ध्यान रखते हैं। अब होम्योपैथिक वाले आए थे, उन्होंने आपको अपना और बाकी लोगों का किस तरीके से ख्याल रखना है, और अगर दवाई के बारे में कुछ बताया होगा मेन कि आपको अगर कुछ ठंड लग जाए या घर में कोई बुखार हो जाए तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है, क्या चीज़ करनी है। इसी तरीके से पशुओं में भी कई तरीके की प्रॉब्लम आती हैं और उसका रख रखाव हम, जैसे अभी सर्दी का मौसम है, इन सर्दियों में हम अपने पशुओं के उचित मात्रा में दूध कैसे लें, उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे घर में जो भी पशु हैं, भले ही वो गाय हो या भैंस हो, बकरी हो या जो भी पशु हो, जैसे आप लोगों को कृमिनाशक दवाइयाँ खिलाते हैं अभी स्कूल में, अल्बेंडाजोल आपको दी जाती है। तो इसी तरीके से पशुओं में भी कृमिनाशक दवाइयाँ हम लोग देते हैं और वो देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम तो अपना खाना पका के खाते हैं, लेकिन पशुओं का क्या है, वो तो चारा काट के लाए और खिला दिया। उसमें कई तरीके के कीड़े होते हैं, तो उससे बचने के लिए, और उससे कई बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि पशु दूध कम कर देता है, उसे बुखार हो जाता है, उसमें बांझपन की समस्या हो जाती है। तो ऐसी कई तरीके की समस्याएं उसमें आती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अपने पशु को साल में 4 बार, यानी कि हर 3 महीने पर अपने कीड़े की दवाई आपको देनी है। ठीक है, उस कीड़े की दवाई के लिए अगर घर में अगर मम्मी पापा नहीं भी, आपको ध्यान रखना है। अब ये आगे से आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो आपको अपने घर पे जाके पूछना है कि पापा या मम्मी, आपने हमारे पशु को कीड़े की दवाई कब दी थी। तो एक कैलेंडर आप भी सेट करिए, क्योंकि आगे आप ही ने उसको मेंटेन करना है। और वो आप हॉस्पिटल आइए या कहीं से भी कीड़े की दवाई आपको देनी है। आप हॉस्पिटल आइए, हम आपको बताएंगे कौन सी देनी है। एक पशु में क्या है कि फिलहाल हमारे यहाँ, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पशु में, आपने कान में छल्ले देखे हैं पीले रंग के? वो क्या चीज है, कोई बता सकता है? देखे तो सब नहीं होंगे, पर क्या आपको पता है कि वो किस चीज के लिए लगे हुए हैं? नहीं पता। आपका सबका आधार कार्ड बना हुआ है? यस सर। नंबर याद है? यस सर। कईयों को याद होगा, कईयों को नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आधार कार्ड का नंबर वैसे तो आपको कंठस्थ होना चाहिए, मगर अगर नहीं है तो ये पशु का आधार कार्ड है। यानी कि आपका पशु, मान लीजिए आपके घर पे गाय है, तो वो गाय का 12 अंकों का, उसमें एक आप अगर पढ़ेंगे तो 12 अंक लिखे होंगे उसमें। यस सर। वो 12 अंक जो हैं उस पशु का पूरा ब्यौरा देते हैं कि उसका
मतलब वो कौन से ब्यात का है, उसका दूध उत्पादन कितना है, उसका टीका लगा तो कौन सा लगा, उसकी चिकित्सा हुई तो कौन सी हुई, तो वो पूरा का पूरा पशु का उसके मालिक का नाम क्या है, सारी चीज़ उसके आ जाती है। तो ये आधार कार्ड आज की तारीख में पशुओं में बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का अगर उसका पशु का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो कृपया आप लोग कहिए अपने पापा मम्मी को, या आप खुद आइए कि अंकल हमारे डॉक्टर साहब हमारे पशु का आधार कार्ड आप बना दो। वो हमारा ही काम है, वो हम बनाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कृमिनाशक दवाई, अच्छा कीड़े भी दो तरीके के होते हैं। आपने देखा होगा कि बाहरी त्वचा पे किलनी टाइप की हो जाती है, पिस्सू या चिचड़ी टाइप की आपने देखी होंगी, तो इसके लिए भी दवाई हमारे पास आती है। इसके लिए जो है आप घरेलू नुस्खा भी कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे के तौर पे नीम के पत्ते होते हैं, नीम के पत्तों का उबाल लीजिए पानी में और उस पानी से अपने पशुओं को नहलाइए, तो काफ़ी हद तक वो जो बीमारी है वो आपके पशुओं में नहीं आती है। कृमिनाशक जो बाह्यजीवी होते हैं, परजीवी, ठीक है। कौन कौन से आपको पढ़ाया कभी साइंस में, बाह्य परजीवी और अंत परजीवी पढ़ाए हैं? कौन कौन से कृमि होते हैं, ऐसा कभी पढ़ा है आपने? फीता कृमि। आप लोग सब इंग्लिश स्टैंडर्ड के हैं या सब हिंदी मीडियम के? तो साइंस में कभी आपने ये बच्चों पढ़ा है कौन कौन से कीड़े होते हैं? के बारे में नहीं पढ़ा, मेरे ख्याल से पढ़ा, इनको आया होगा, सब्जेक्ट तो होगा जरूर। फीता कृमि हो जाता है ना पेट में। हाई स्कूल में तो साइंस में है, ये पढ़ाया भी जाता है तुम्हें। हो जाता है जब ज्यादा मीठा खाते हैं। गोल कृमि, फीता कृमि, इस तरह के पढ़े होंगे आपने, जिसके लिए आप एल्बेंडाजोल खाते हैं। देखिए क्या होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको सोचिए पहले। एक होता है इंट्रोस्पेक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं उसे, कि आप उसका आत्ममंथन करिए कि अगर हमें स्कूल में कीड़े की दवाई दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ऐसे कौन से कीड़े हैं हमारे अंदर जो कीड़े की दवाई दी जा रही है। खा लिया मतलब खा लिया तो खत्म हो गया, वो नहीं, क्या चीज है। तो आप जब पूछेंगे ना अपने आप से ही क्वेश्चन पूछिए। और आजकल तो मोबाइल है सबके पास, गूगल पे डालिए, गूगल पे सब चीज़ मिलती है, हिंदी इंग्लिश जोन सा वर्जन आप चाहें आप वो ले सकते हैं। वॉइस मैसेज से भी पूछ सकते हैं आप, आपको लिखने में या टाइप करने में दिक्कत आ रही है। कंप्यूटर सब लोग चला लेते हैं, सबको आता है MS ऑफिस? कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को आता है, ठीक है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में बेटा कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कदम से कदम मिलाना है आगे, अगर स्मृति को, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर भविष्य नहीं है, ये पहले बता के चलो। तो ये कीड़े की दवाई पहली आपको देनी है। दूसरा, सर्दियों में पशु को साफ पानी तो हमेशा ही पिलाना है। लोग बात क्या कहते हैं, जो कई बार तो ले जाते हैं जोड़ में, वहीं पे पिला दिया अपना पानी, वो गंदा पानी नहीं पिलाना, क्योंकि उसी में कीड़े होते हैं। और साफ पानी दिन में 3-4 बार आप पिलाइए। बिछावन जो है आपके घर में, पशु जो है नीचे या तो उस पर भूसा भूसा या पुराल डालिए, नहीं तो आजकल वो भी आते हैं रबर के पैड, कईयों के घर पे होंगे, ताकि उसको नीचे से ठंडक ना लगे। और जो बच्चे होते हैं नवजात शिशु, उसके लिए आपको उस पर या तो टाट बिछाइए या कोई कंबल, क्योंकि छोटे बच्चों को आजकल निमोनिया की शिकायत ज़्यादा रहती है। आजकल के ये जो 15-20 दिन की ठंडक है, इसमें हमारे पास भी ऐसे बहुत केसेस आते हैं जिसमें छोटे बच्चे, जैसे बछिया बछड़ा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं पशुओं के, उनको ज़्यादा ठंड लग जाती है। हमारे में भी है, आज मुझे भी लगी हुई है, इतना बड़ा हो गया मेरे को भी लगी हुई है। तो इसके बचने के लिए हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूध उत्पादन हमारा सही रहे पशुओं के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने पशुओं को कैल्शियम दें। कैल्शियम कुछ तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कुछ हमारे पास अवेलेबल, लेकिन अगर आपको सस्ता टिकाऊ करना है तो भुजा हुआ चूना जो आता है, चूना पता है? यस सर। क्विक लाइम पता है आपको क्या होती है? चूना क्या चीज़ होती है? देखो यस सर कहना मत, नहीं हो तो मुझसे पूछो क्या चीज़ है? पता है ना? आपके वहां पे चूना लगा हुआ है बाहर गेट के, वो क्या चीज है? यही चूने की बात कर रहा हूं मैं। ये तो मिल जाता है सबके यहाँ। तो इस चूने को अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये बुझा हुआ चूना कहलाता है। थोड़ी देर इसकी तासीर गर्म निकल जाती है, आप इसको चूने को पानी में डालेंगे, उसकी भाप बनेगी, तो वो गर्म चूना की तासीर ठंडी हो गई, और वो चूने को, वो पानी को आप दूसरे पानी में उसको मतलब छन्नी में छान लीजिए और उस पानी को दीजिए आप, तो उसमें कैल्शियम की मात्रा मिलती है पशु को, जिससे उसका दूध उत्पादन अच्छा रहता है। क्योंकि दूध में क्या होता है?
दूध कितने लोग पीते हैं? हाथ खड़े करें। चाय की बात नहीं कर रहा हूँ, पता चला चाय के लिए खड़े कर दिए हाथ। पीते हैं सब लोग? ये तो दो बैठी हैं आगे, ये नहीं पीती हैं, इनको अच्छा नहीं लगता। खाने वाले भी नहीं पीते, ऐसे ही हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है बेटा। बाकी आप अच्छा चारा खिलाइए। देखिए क्या क्या देते हैं, कोई एक बता पाएगा कि घर में चारे में क्या क्या देते हैं पापा? हरा घास कहाँ से लाते हैं? सर बरसीम। बरसीम, हाँ यही मैं सुनना चाह रहा था। बरसीम जो होती है, सर मैं बताऊं? हाँ आप बताओ। अरे सर मैं स्वयं सेवी लक्ष्मी। अच्छा, सर आजकल छुलाई चल रही है तो सर गोला देते हैं गोला देते हैं और उसमें बरसी। और ज्यादा दूध के लिए सर हम उसमें खल डालते हैं, चोकर डालते हैं और समय पर पानी। समय पे पानी। देखिए बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तालियां बजाओ। ये एक संतुलित आहार हम लोग खाते हैं। संतुलित आहार में क्या क्या चीजें होती हैं, कोई बताएगा मुझे? एक संतुलित आहार जो हम खाते हैं जिसमें दाल भी होती है, रोटी भी होता है, रोटी भी होती है, तो ये इसमें 5 चीजों का समावेश होता है। कोई बताएगा कौन कौन 5 चीजें कौन सी होती हैं? बताओ, ईट राइट इंडिया का कार्यक्रम हुआ तो हाँ उसमें बताओ, बताया था खड़े हो ना। जाओ। सर दाल, दूध, अंडे, नहीं, ये तो चीजें खाने की हो गई। 5 चीजें वो कौन से होते हैं? 5 वो अगर कोई भी एक बोलो। वसा प्रोटीन, ठीक है, वसा प्रोटीन। कोई नहीं, बताने दो बेटा। खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये झिझक यही झिझक जो है ना आपके दिमाग में, इसको खत्म करो। आप गलत भी बोलोगे कोई बात नहीं, लेकिन बोलो आप बेबाकी से भी। ये जिंदगी का असूल बनाओ। आपके मन में जो भी आ रहा है आप बोलो। चुप रहोगे तो हमेशा जिंदगी भर चुप ही रहोगे, फिर कभी आप खुल नहीं पाओगे। तो जैसा कि बिटिया ने बताया, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट, प्रोटीन, खनिज यानी कि मिनरल्स और विटामिन। ठीक है, इसी तरीके से पशुओं में भी संतुलित आहार देना चाहिए। और संतुलित आहार जैसा कि उन्होंने बताया कि हमने खल भी देते हैं, चोकर भी देते हैं, दाल भी देते हो। दाल की चुन्नी या तिलहन कहते हैं उसको, जो उसका छिलका होता है, या मटर के छिलके हो गए, चने का छिलका, और खल हो गई। ठीक है, ये एक संतुलित चीज होती है जो हमें पशु को देनी चाहिए। अगर हम एक ही चीज पर डिपेंडेंट रहेंगे कि भाई हम सिर्फ बरसीम ही खिला रहे हैं, तो उससे बाकी चीजों की पूर्ति नहीं होगी और पशु कमजोर हो जाएगा, बांझपन की समस्या उत्पन्न होगी और दूसरे विकार पैदा होंगे। तो ये संतुलित आहार और पानी, स्वच्छ पानी, ठीक है, ये अपने पशु को हमेशा देते रहना चाहिए। और एक मैं आपको दवाई बताता हूँ, वो हमेशा हर बच्चा मार्केट में 5-10 रुपए की मिलती है, उसको कहते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट। अगर कुछ नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, नोट करते रहो खास चीजें बेटा, कि बेटा आपको आगे भी काम आएगी। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा कहते हैं, लाल दवा कहते हैं या पोटाश भी बोलते हैं। ये लाल दवाई जो होती है, ये पशुओं के लिए रामबाण औषधि है। मैं मेन चीजें बताऊंगा आपको। देखिए उसका लिए तो बहुत चीजें उसमें आती हैं, फिर क्या करना है। मैनेजमेंट के लिए बता रहा हूँ, हम जो देखभाल करते हैं, एक पशु में समस्या आती है पोटेशियम परमैंगनेट बेटा, उसको केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है KMnO4। लाल दवा लिख लीजिए आप। ये लाल दवाई समझ लो कि हर मर्ज की दवा है पशु के लिए। कैसे? एक बीमारी उसमें आती है जिसको हम थनैला कहते हैं। थनैला क्या होता है? पशुओं के जो थन होते हैं वो सूज जाते हैं कई बार, देखा है? या फिर अगर आप दूध निकालेंगे तो दूध में से छिछड़े टाइप के निकलेंगे, प्रॉपर दूध नहीं निकलेगा। तो ये बीमारी थनैला की होती है। अब बीमारी आ गई तो उसका इलाज है, वो इलाज एक चिकित्सक ही करेगा, ठीक है, लेकिन वो बीमारी ना आए उसके लिए ये लाल दवाई है। तो इसमें क्या करना है, आपको अपनी हैबिट बनानी होगी रोजमर्रा की दिनचर्या में कि लाल दवाई आप ला के रखिए, चुटकी भर लाल दवाई, बहुत चुटकी भर, समझ लीजिए कि आधा ग्राम, और उसको आप एक मग्गे में पानी में डाल लीजिए, गुलाबी पानी बन जाएगा। उस गुलाबी पानी से जब आप पशु को सुबह शाम धोते हैं, दूध धोते हैं, तो थनों की अच्छी तरह सफाई करनी है, अपने हाथ भी उसी से साफ करने हैं
ताकि कीटाणु या तो हमारे द्वारा जाते हैं या फिर जहाँ वो बैठता है पशु वहाँ से जाते हैं, तभी वो थेनेला रोग होता है। तो वो दवाई का उपयोग आपने सुबह शाम करना है दूध दुहने से पहले, और जब आपने दूध दुहन की कार्य हो गया उसके बाद भी अच्छी तरह उसी पानी से आपको सफाई करनी है। तो ये आपको साल में 365 दिन जब आप दूध का काम कर रहे हैं इसके आपको करना है। और दूसरा इसका क्या दवाई का फायदा है कि कई बारी खुजली होने लगती है पशु को, शरीर की चमड़ी निकलने लगती है, तो जब भी आप रोज नहीं, हमेशा जैसे अब हम गाय भैंस को नहलाते हैं तो हफ्ते में एक बार इस पानी से नहला दीजिए। अगर पानी कुछ पी भी ले कोई दिक्कत नहीं है, इस पोटाश कभी नुकसान नहीं करता। लाल दवाई ये बहुत अच्छी दवाई होती है, ठीक है। बाकी आपको अगर बेटा कुछ और पूछना हो रख रखाव से रिलेटेड तो आप बताइए। मैंने तो मेन जो चीज़ें आपको बतानी थी, जो आपको कम से कम इतनी चीज़ें अगर आ गई करनी, एक तो आधार कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया, जो पशु को 12 अंकों का आधार कार्ड है वो आप सभी अपने गाय या भैंस या जो भी आप पशु पालते हैं उसमें आप लगवाइए। दूसरा, अभी सर्दी का टाइम है तो या तो खिड़की दरवाजे जो भी आप जहाँ पशु को बांध रखा वहाँ टाट वाट लगाइए ताकि हवा का प्रवेश ना हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा निमोनिया के केस होते हैं और हम लोग अपने तो कपड़े पहन लेते हैं लेकिन पशुओं को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि भाई ऐसे ही चल रहा है। तो हाँ बताओ बेटा। सर ये जो कोरोना टाइप बीमारी आई थी, हाँ बैठो, मैं बताता हूँ, बैठो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये जो लंपी स्किन डिजीज की एक प्रॉब्लम है जो अभी हमारे सभी लगभग पशुओं में आई थी, सर ये पहली बार भारत में आई है बीमारी। यह बीमारी का जो जन्म है साउथ अफ्रीका में हुआ था और अफ्रीका से ये पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से फिर ये जो राजस्थान का एरिया है, जो राजस्थान का पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, रैन ऑफ कच्छ बोलते हैं उसको, रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। रैन ऑफ कच्छ से ये बीमारी हमारे इंडिया में प्रवेश हुई। ये एक विषाणु जनित बीमारी है, यानी कि वायरस से फैलती है। जैसे कोरोना एक वायरस है वैसे ही लंपी एक वायरस वाली बीमारी है। इस बीमारी के लक्षण में जैसे सबने देखा कि शरीर पर धापड़ टाइप के हो गए, ठीक है, नोड्यूल्स हो गए थे वो, और इसमें दूध उत्पादन कम हो जाता है और कई पशुओं की मौत भी हो जाती है अगर समय से इलाज ना मिले। तो ये बीमारी फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, और इस बीमारी से बचने के लिए देखिए ये तो हवा से फैलती है और पशु से दूसरे पशु में जाती है। सबसे पहली बात कि ये हमारे में नहीं आएगी। एक टर्म होती है जूनोटिक। जूनोटिक डिजीज क्या होती हैं? जो पशुओं से मनुष्य और मनुष्य से पशुओं में बीमारी आती है। ऐसी कई बीमारियां हैं जो हमारे से पशुओं में जा सकती हैं और पशुओं से हमारे में आ सकती हैं। तो जो लंपी बीमारी है ये हमारे में नहीं आती है, ये सिर्फ पशु से पशु में ही फैलती है और हवा में इसका वायरस रहता है। अभी पता नहीं कि हवा में आज की तारीख में तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन हवा में इसका वायरस हो सकता है कि निष्क्रिय अवस्था में, क्योंकि वायरस एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मरती। या तो ये सक्रिय रहता है या ये निष्क्रिय रहता है, ये मरता कभी नहीं। और जिस तरीके से इसे ये कब सक्रिय हो जाता है? जब इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि तापमान और ह्यूमिडिटी मिलती है। तो अभी सर्दी का टाइम है, हो सकता है कि अभी गर्मी में, क्योंकि भारत में ये दस्तक दे चुकी है बीमारी, हमने उसके लिए वृहद तौर पे टीकाकरण अभियान भी चलाया। इसका टीका हमारे पास उपलब्ध है लंपी स्किन डिजीज का, तो हमने लगभग सभी पशुओं में उसका टीका भी लगवाया और हम अब साल में 2 बार इसका भी टीकाकरण पशुओं में कर दिया करेंगे ताकि ये बीमारी से हमें निजात मिल सके। ठीक है सर, जो उनका मतलब उस बीमारी में गाय का दूध पीना चाहिए? हाँ, पीना चाहिए। इसमें दूध में वायरस नहीं आता है, इसलिए दूध को वैसे तो हम हमेशा देखिए कच्चा दूध पीने की सलाह कोई भी नहीं देता, लेकिन दूध को उबाल करके पीजिए आप। इसमें दूध में कभी भी लंपी स्किन डिजीज की बीमारी में वायरस नहीं आता है, तो दूध पूरी तरीके से आपका सेफ है, सुरक्षित है, आप पी सकते हैं। बस उबाल के पीना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक जो बीमारी रेबीज की आती है, रेबीज का नाम सुना है किसी ने? क्या होता है रेबीज में? किसके काटने से होता है? कुत्ते के अलावा और क्या क्या होते हैं पशु जिसके काटने से होता है? बिल्ली काट सकती है। मैं बता रहा हूँ, देखिए जंगली जानवर तो यहाँ नहीं है, लेकिन एक तो भेड़िया,
उसके अंदर रेबीज के कीटाणु होते हैं। एक छुछुंदर आती है हमारे घरों में, छुछुंदर में रेबीज के कीटाणु होते हैं, और एक कुत्ता। तो यहाँ पर कई बार हमें केसेस ऐसे आते हैं कि भाई पागल कुत्ते ने हमारे पशु को काट लिया, ठीक है। तो उसमें भी हम वैसे तो देखिए उसमें दूध में कीटाणु नहीं आता, लेकिन हम सलाह नहीं देते कि उसमें आप उसका दूध पिए। तो अगर रेबीज का अगर कोई भी कुत्ते ने काट लिया पशु को, तो उसमें बिना वेट किए आपको 24 घंटे के अंदर पशु को टीकाकरण करवाना है। एक टिटनस का टीका और एक रेबीज का टीका 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पहला टीका लग जाना चाहिए। उसमें लेट करेंगे तो पशु की जान जा सकती है। तो ये बेटा आपका लंपी, और दूध पूछना तो आप बताओ। दूध पी सकते हैं, दूध बिल्कुल सेफ है। सर, वन क्वेश्चन, पीने के लिए भैंस का दूध अच्छा होता है, गाय का दूध? बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात है। आजकल एक नई प्रथा चल गई है, A1 और A2 प्रोटीन। अगर आपने कई अखबारों में या कहीं टीवी में देखा होगा कि जो हमारे भैंस, पहले तो आपका क्वेश्चन का जवाब दे दूं, पीने के लिए दोनों ही दूध अच्छे हैं, बशर्ते कि वो दूध प्योर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूध का मतलब गाय का दूध है वो ज़्यादा अच्छा है, भैंस का दूध है वो बेकार है। मैं बचपन से लेकर आज तक भैंस का ही दूध पीता आया हूँ, और हमारे घर में मेरे बच्चे भी भैंस का ही दूध पीते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस फ़र्क इतना होता है भैंस और गाय के दूध में कि उसमें फैट परसेंटेज कम होती है गाय के दूध में, और भैंस में ज़्यादा होती है, यानी कि लगभग 7 से 8% फैट होता है। हाँ सुन लो बेटा, भैंस में 7 से 8% फैट होता है और गाय में 3 से 4% होता है। तो जिन घरों में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है फैट की, कि वो कहते हैं भाई हम ज़्यादा फैट वाला दूध नहीं पियेंगे, तो वो गाय का पी सकता है। तो आप दोनों पीजिए, दोनों सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बात मैंने आपको बताई A1 और A2, गाय के दूध 2 तरीके के होते हैं। आपको कुछ गाय की या भैंस की नस्लें मालूम है? मैं आपको 2-3 नस्लें बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। एक तो वो साहिवाल नस्ल की गाय होती है, पीले रंग की, जिसकी गर्दन पे झालर होती है। एक आपकी HF होती है, जिसे होल्स्टीन गाय कहते हैं, ठीक है, अमेरिकन गाय बोलते हैं लोग उसे, काली सफेद रंग की होती है। और एक होती है जर्सी, जो कि आपकी लाल कत्थई रंग की होती है। तो हमारी जो ये तो विदेशी प्रजाति हैं सारी, यानी कि होल्स्टीन गाय हो गई या जर्सी गाय हो गई, ये सब विदेशी प्रजाति हैं। जो हमारी देसी प्रजाति हैं वो हो गई साहिवाल, एक है गिर। माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने एक मुहिम चलाई है कि गिर गाय सभी लोग पालें, ठीक है। ये गुजरात की नस्ल है, और आजकल यहाँ पर भी काफ़ी लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, गिर गाय पाल रहे हैं। तो जो A1 और A2 प्रोटीन होता है, ये होता है कि A2 प्रोटीन ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है। मैं एज ए डॉक्टर इस बात को नहीं मानता, ये सिर्फ एक कहने की बात है। एक मार्केटिंग के फंडे होते हैं कि A2 प्रोटीन अच्छा होता है। आप चाहें तो दोनों दूध पी सकते हैं, दोनों दूध में कोई फर्क नहीं कि A2 प्रोटीन ज़्यादा अच्छा है, A1 प्रोटीन कम है। साइंटिफिकली ये प्रूवन भी है कि दोनों दूध आपके बराबर ठीक है, बस दूध साफ होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा कीटाणु या कोई थैलेला वाला लक्षण नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, जो लंपी बीमारी है वो गाय के पशुओं में चल रही है, अभी भैंस के पशुओं में भी आ गई। बैठो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। लंपी बीमारी जो है वो अधिकांश गाय के और गोवंश, जो गोवंशीय पशु हैं, उसी में देखने में मिली है हमें। बट महिष वंशीय जो यानी कि जो आपके भैंस और उनसे रिलेटेड स्पीशीज हैं, उसमें पर ही ये बीमारी देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर उसकी संख्या कम है। यानी कि ये प्रकोप गोवंशीय पशुओं में ज़्यादा होता है, और भैंस यानी कि महिष वंशीय पशु जो होते हैं उसमें कम देखने को मिलता है। बताओ बेटा। सर मैं स्वयं से भी प्राची, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर, ये किस कारणों से होती है लंपी बीमारी? मैंने बेटा ये कारण तो मैंने आपको बता दिया। ये वायरस है एक लंपी, एक तरीके का, ये एक पॉक्स वायरस है। एक फैमिली होती है पैरा, जो मैं बेटे को ज़्यादा डिटेल बताऊंगा वो आपके ऊपर से निकल जाएगी। ये एक पॉक्स वायरस होता है, जैसे चेचक होती है, चेचक की बीमारी, तो ये समझ लो ये पशुओं का चेचक। तो ये पॉक्स वायरस होता है, उसी का एक प्रकार है लंपी वायरस। और लंपी जैसे नाम आपको आ रहा है लंप, लंप एक इंग्लिश का वर्ड है। लंप का मतलब होता है नोड्यूल। जो ये धापड़ टाइप के जो आप बता रहे हो, ये लंप होते हैं। हमारी बॉडी में कई तरीके के लिम्फ नोड्स होते हैं,
वो लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, क्योंकि वायरस निवास करता है उसके अंदर। तो ये एक विषाणु जनित यानी कि वायरस वाला रोग है, और ये वायरस हवा में भी है, और जिस पशु में आ गया अगर उससे स्वस्थ पशु संपर्क में आएगा तो उसको भी हो जाएगा। तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि हमें ऐसा कोई लक्षण लंपी बीमारी का दिख रहा है अपने पशु में, तो उस पशु को हमें दूसरे पशु से बिल्कुल अलग कर देना, ताकि उसकी लार से या उसके मल से या उसके पेशाब से वो जो वायरस है वो स्वस्थ पशु में ना जा पाए। ठीक है बेटा? और कोई? सर मैं सेम से ही वैशाली सर, जो भैंस का दूध होता है तो उसका फैट कैसे बढ़ाया जा सकता है? हाँ बैठो बेटा। फैट तो आप गाय के देखिए, अगर उसका नस्ल जो है भैंस की होती है उसको कहते हैं मुर्रा नस्ल, जो यहाँ पर लगभग सभी लोग पालते हैं। नस्ल तो बहुत है, 13 नस्लें होती हैं भैंस में, लेकिन यहाँ पर जो लोग पालते हैं वो मुर्रा नस्ल ही पालते हैं। और मुर्रा नस्ल का जो फैट परसेंटेज है एवरेज 7 से 8% होता है। तो अगर वो 7 से 8% फैट उसमें है तो आप चाह के भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसका जेनेटिक ट्रेट है कि उससे ज़्यादा देगा ही नहीं। लेकिन अगर उसका फैट परसेंटेज कम है तो आपको फैट युक्त चीज़ें, जैसे आप खल की बात कर रहे हैं, सरसों की खल हो गई, अलसी की खल हो गई, सोयाबीन की खल हो गई, तो ये खल वाली चीज़ें जो है आपने ज़्यादा देनी है, ताकि फैट परसेंटेज उसका ऑप्टिमम बढ़े। और इसके लिए जो हमारे डेयरी के होते हैं वहाँ पे मशीन होती है, आप जो भी आप डेयरी में दूध बेचते हैं वहाँ से आप चेकअप भी करवाते रहते हैं। आपका एक कार्ड बना होता होगा सबका, जो भी उत्पादक है उसका, उसमें लिखा आता है कि फैट परसेंटेज कैसे बढ़ा। तो फैट परसेंटेज बढ़ाने का वही तरीका है। और दूसरा, मान लीजिए कि आपके भैंस का जो दूध है वो एवरेज 8 से 10 किलो दूध या 12 किलो दूध देती है, 5 से 6 किलो सुबह, 5 से 6 किलो शाम। तो मान लीजिए कि भैंस का दूध 12 किलो है, तो उसका रेशो ये होता है कि 1 किलो दाने पे 3 किलो दूध होता है। 1 किलो दाने पे 3 किलो दूध बनता है। तो अगर 12 किलो का पशु है, 12 किलो दूध देता है, तो उसको 4 किलो दाना देना ही देना है। उस दाने में सारी चीज़ें होंगी, वो खल भी होगी, चोकर भी होगी, और आपका दाल भी होगी, और गेहूं या बाजरा भी होगा, मतलब सारा वो संतुलित आहार, कंसंट्रेट फीड कहते हैं उसको। वो कंसंट्रेट फीड आपको 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम को देना ही देना है, ताकि वो 12 किलो दूध उसका ऑप्टिमम रहे। हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, भाई दाना कम कर दिया, 1-1 किलो ही कर रहे हैं, और फिर चाह रहे हैं कि वो उतना दूध दे दे। तो कहाँ से दे देगी? जब उसका जा ही नहीं रहा शरीर में, तो कहाँ से दे देगा वो दूध? तो 1 किलो दाने पर 3 किलो दूध का रेशो होता है, ये सभी लोग ध्यान रखें। और कोई? अगर किसी व्यक्ति की मैंने कई बार ये सुना है कि गौमूत्र पीने से बीमारियां कम होती है, किस बीमारी के लिए यूज होता है, सर बता सकते हैं आप? ठीक है बेटा, आपका भी क्वेश्चन बता सकते हैं। सर जैसे किसी व्यक्ति की प्लेटें गिर जाती है तो बकरी का दूध ही क्यों फायदा बहुत अच्छी बात है। पहले आपका मैं आंसर दूँ। गौमूत्र जो है हमारे पौराणिक उसमें भी लिखा है, हमारी संस्कृति में पहले भी गौमूत्र जो है इसका सेवन हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े जो हमारे ऋषि महामुनि है वो करते थे। जो देसी गाय का गौमूत्र होता है, जो देसी गाय है, संकर नस्ल की गाय नहीं, मैं होल्स्टीन और जर्सी की बात नहीं कर रहा, जो देसी गाय है उसके गौमूत्र में बहुत अच्छे तत्व होते हैं जो बीमारी घटाते हैं, और इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है आपके, ताकि आप बीमारियों से लड़ पाएँ, वो भी अच्छी होती है, और आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा आपने, वो तो अपनी आँखों में भी लगाते थे उसको, आँखों की ज्योति बढ़ती है। तो गौमूत्र जो देसी गाय का है, यहाँ पर पतंजलि प्लांट है लगा हुआ, यहाँ पर भी उसका गोझरण अर्क बन रहा है, वैद्यनाथ का भी आता है, इनका पतंजलि वालों का भी आता है। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसमें कई ऐसे आपके माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कि आपने ऐसे रॉ फॉर्म में पी लिया, उसको डिस्टिल्ड करके प्रॉपरली पिया जाता है। ऐसे नहीं ले सकते आप, उसका सेवन ऐसे नहीं कर सकते। अब आपने क्या पूछा था? सर जब किसी व्यक्ति की प्लेटें गिर जाती है, देखिए प्लेटलेट्स, पहले आप बेटा उसका वर्ड आप याद रखो, प्लेटलेट्स बोलते हैं उसको। हम ऐसा प्लेटें बोल देते हैं। आप चूंकि आप एक शिक्षण ग्रहण कर रहे हो तो आपको बोला प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के क्या होता है, हमारे जो खून में कई तरीके के सेल्स होते हैं, उसमें एक सेल होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी में थक्का नहीं जमने, हमारे शरीर में खून है, अब यहाँ से कट लगेगा, खून निकलेगा तो थोड़ी देर बाद यहाँ थक्का जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। तो वो हवा के संपर्क में आया,
तो प्लेटलेट्स जो हमारी बॉडी की होती हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू रखती हैं और थक्का नहीं जमने देती। तो जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं तो हमारी बॉडी में थक्के जमने लगते हैं और कई बार ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ये डेंगू की बीमारी होती है। जो डेंगू की बीमारी सबको पता है, किसके काटने से होती है? कौन सा मच्छर? डेंगू नहीं, क्यूलेक्स। डेंगू तो हम स्थानीय भाषा में हर कोई बोल देगा बेटा, आपको याद रखना है वो उसका मच्छर का नाम। दो तरीके के मच्छर होते हैं, एनोफिलिस और क्यूलेक्स। एनोफिलिस से होता है मलेरिया, क्यूलेक्स से होता है डेंगू और चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का भी नाम सुना है? कोई बात नहीं, आप डेंगू याद रखिए। तो क्यूलेक्स मच्छर जो होता है उसके काटने से होता है। तो प्लेटलेट्स अगर गिर जाती हैं तो जो बकरी का दूध होता है उसके अंदर वो तत्व होते हैं जो प्लेटलेट्स को दोबारा से बढ़ा देते हैं हमारी बॉडी में। तो बकरी के दूध के अंदर बेटा एक कई तरीके के ऐसे उसमें तत्व हैं जो हमारी बॉडी के प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं, और बॉडी के प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो हम ठीक होने लग जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है। दूसरा, इस बकरी के दूध में इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स होते हैं, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बनाने के तत्व। तो अब चूंकि बकरी के दूध का सेवन तो तभी होता है जब बीमार हो जाए, नॉर्मली तो हम लोग सेवन नहीं करते। मगर आपको अभी जल्द ही आने वाले टाइम में मैं प्रधानाचार्य साहब को भी बताऊं कि आने वाले टाइम पर ही हमारे आंचल डेयरी में आपको बकरी का दूध भी मिलेगा। इसके लिए हमारे उत्तराखंड सरकार की मुहिम है, गोट वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। हमारे हरिद्वार में भी स्टार्ट होने वाला है, भगवानपुर ब्लॉक में। तो उसमें गोट का मीट भी और उसका दूध भी, दोनों के दोनों वो आंचल के द्वारा, मतलब आंचल से तो दूध का होगा, बाकी जो हमारी एजेंसी है उसके द्वारा मीट भी, चिकन वो मटन जो है वो प्रोवाइड किया। तो दूध बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और कुछ? सर टाइफाइड बीमारी में बकरी का दूध क्यों अच्छा होता है? टाइफाइड बीमारी में देखो, बकरी का दूध तो अगर आप बेटा 12 महीने पीने चले जाओगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर ऐसा कोई टाइफाइड बीमारी में बकरी का दूध कारगर सिद्ध होगा ऐसा नहीं कहीं लिखा। आप पीने को पी सकते हो, आपका फायदा ही करेगा, लेकिन ऐसा टाइफाइड बीमारी में काम करेगा नहीं। ठीक है, हमेशा काम करती है बीमारी में भी। और सर वे भैंसों के खुर कलसी जांच में क्यों कर रहे हैं? वो उसे फुट रॉट की प्रॉब्लम कहते हैं। वो इसलिए गल जाते हैं बेटा, उसमें एक बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया वो कई बार क्या होता है कि नमी, उसके लिए हम तभी कहते हैं कि आप ये जो चूना है अपने जहाँ भी आप अपने पशु को बांधते हैं वहाँ पे चूने का छिड़काव जरूर करें, पैरों में और ज़मीन पर भी, क्योंकि जब पशु पेशाब करता है तो कई बार हमारे निकासी नहीं होती, उसका मतलब जो मूत्र है वो अलग नहीं निकालते, वहीं पे वो बैठ जाते हैं। तो जब नमी होगी उस चीज़ पे, हम अपने हाथ को पानी में रखेंगे 3-4 घंटे तो क्या होगा, गल जाएगा वो। इसी तरीके से उसके खुर गल जाते हैं, और वो जो एक बैक्टीरिया होता है वो पनप जाता है वहाँ पे, और पूरा खुर खराब हो जाता है उससे। तो उसके लिए हमें अब खुरों की कैसे देखभाल करनी है कि हमें उसको सूखे पे रखना है बिल्कुल, और चूने का छिड़काव आप निरंतर तौर पे करते हैं, चूना और फिनाइल। ठीक है सर, मैंने देखा है कि कुछ पशुओं की आंखों में आंसू चलते रहते हैं। आंसू चलते हैं ना, तो आंसू और ढीठ भी आती है। ढीठ भी आती है, वो कीड़े की प्रॉब्लम होती है। जो कृमिनाशक जो दवाई मैंने आपको बताई, वो कृमिनाशक, वो ये जो राउंड वॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम गोल कृमि कहते हैं, इसकी वजह से ही आंखों से पानी चलता है और ढीठ आती है। तो उसके लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको साल में 4 दफ़ा कीड़े की दवाई अपने पशुओं को विदाउट एनी गैप देनी ही देनी। ठीक है बेटा, अगर आप ये दोगे तो आप खुद देखोगे कि वो जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो वो ठीक हो। अब ये कहना नहीं, करना है आपने। कौन कौन करेगा, हाथ खड़े करो। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर दो। क्लैप गो।